हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल मैथ बैकास। कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग बात करने वाले हैं आज जीएस सेक्शन के पेपर जो है अपने पास पीजीटी होम साइंस 15 जुलाई 2024 को करने का टेलीग्राम लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से जाके आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। जितनी भी पीडीएफ आती है अपनी सारी सारी वहीं शेयर हो जाती हैं। बाद बाकी कोई क्वारी कोई सजेशन है तो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर और देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, कह रहा है कि बाणगंगा महोत्सव भारत के निम्नलिखित किस राज्य में। देखो क्लास बाइलिंगुअल है, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस मेरे हिसाब से दिख रहा होगा। ये अभी बीच में कमेंट आ गए थे कुछ कि क्लास बाइलिंगुअल होनी चाहिए, तो इसलिए क्लास को हमने बाइलिंगुअल कर दिया। आगे से जितनी भी क्लासेस होंगी उम्मीद करते हैं कि बाइलिंगुअल ही मिले आपको। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। बाणगंगा महोत्सव भारत के निम्नलिखित किस राज्य में भगवान राम को संगीत में श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, महाराष्ट्र। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहले तो देख लो। महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार। आंसर जो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य में क्या मनाया जाता है, बाणगंगा महोत्सव मनाया जाता है। बात क्लियर है, तो इस बात को याद रखेंगे आप लोग। साथ ही साथ ये प्रत्येक वर्ष, यह है प्रत्येक वर्ष प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, फरवरी के मंथ में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, फरवरी के मंथ में मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है, तो आप लोग याद रखना, स्टार्टिंग जो हुई है इसकी स्टार्टिंग कह सकते हैं आप 1992 से। कब से मनाया जा रहा है, 1992 से। यह हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, किस लिए मनाया जाता है, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। किसको, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डेप्थ में और बात कर लेते हैं। देखो बाणगंगा महोत्सव मालाबार, बाणगंगा महोत्सव हाँ मुंबई के मालाबार, आप लोग लिख सकते हैं मुंबई के मालाबार हिल्स। कहाँ मनाया जाता है, मुंबई के मालाबार हिल्स। ठीक है, मालाबार हिल्स में मनाया जाता है, या पर मनाया जाता है। बात क्लियर है ना। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है क्या क्या, कि बाणगंगा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, महाराष्ट्र में। प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, किस मंथ में मनाया जाता है ये भी आपसे पूछ सकता है, तो फरवरी के मंथ में मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है, तो 1992 से मनाया जा रहा है। किस कारण मनाया जा रहा है, कि अपनी संस्कृति अपनी धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए मनाया जा रहा है। किस राज्य में, हाँ बात करें मुंबई में, मुंबई के मालाबार हिल्स पर ये मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या। अच्छा एक बार देख लें, दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक ठीक, हाँ दिख रहा है मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या दिया गया है हमें, है ना। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक बार हर क्वेश्चन को वीडियो को रोक के या फिर थोड़ा सा टाइम लेके ना क्वेश्चन को देखा करो और आंसर बताने की कोशिश किया करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा 1947 में भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। Who among the following was not a member of drafting committee of the Indian Constitution in 1947। चलिए तो देखो सबसे पहले तो बात करेंगे हम किसकी, ड्राफ्टिंग कमेटी या फिर प्रारूप समिति। देखो प्रारूप समिति, प्रारूप का मतलब पता है आपको, इसका मीनिंग क्या होता है। प्रारूप का मतलब होता है प्रारूप, जिसको किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में एक ब्यौरा हम बना लेते हैं ना। जैसे कोई भी काम करने जा रहे हैं तो हम अपनी डायरी में लिख लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं कि हाँ हम इस काम को ऐसे ऐसे करेंगे। तो वो क्या किया हमने, प्रारूप बना लिया उसका। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं 1947, अगर एक मिनट को देखो मैं इसके बारे में डिटेल में बताता हूं आप लोगों को। जैसे 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, हमारा देश आज़ाद हुआ। इसके ठीक 14 दिन बाद, कितने, ठीक 14 दिन बाद, ठीक 14 दिन बाद क्या होगा, 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, कौन, B.R. अम्बेडकर, ठीक है, स्पेलिंग पे कोई मत जाना,
हो सकता है गलत मिले, ठीक है। तो क्या कहा मैंने कि 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ। देखो देश आज़ाद होने के बाद हमने कहा भाई हमारे पास कुछ नियम कायदे कानून भी तो होने चाहिए, तो उसके लिए हमने निर्णय लिया कि संविधान बनना चाहिए। संविधान बनना चाहिए तो इसके लिए हमने कुछ ना कुछ आइडिया एक रफली बनाया होगा ना, तो उसके लिए हमने क्या किया, 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा भारत के लिए प्रारूप तैयार किया। देखो डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप तैयार किया। क्या तैयार किया, प्रारूप तैयार किया। किसके द्वारा, कि भाई क्या कैसे कैसे संविधान होना चाहिए, कैसे कैसे बनना चाहिए, ये प्रारूप तैयार किया किसने, BR अम्बेडकर ने। बात के लिए 30 अगस्त 1947, देखो 30 अगस्त, पहले 29 अगस्त की बात हो गई, फिर 30 अगस्त 1947 को पहली मीटिंग हुई, फर्स्ट मीटिंग में, इसी ही मीटिंग में क्या हुआ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को क्या बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया। किसका, प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। हाँ, एक चीज और याद रखना, प्रारूप समिति का दूसरा नाम ना, प्रारूप समिति को ही हम क्या कहते हैं, मसूदा समिति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मसूदा। तो कभी पूछा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, मसूदा समिति के नाम से भी जानते हैं, मसूदा समिति, ठीक है। अब देखो ये मसूदा समिति क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, आप लोगों से बताता हूँ। भारतीय संविधान को मसूदा समिति BR अम्बेडकर द्वारा कब प्रकाशित किया, तो याद रखना इस डेट को, ये CGL 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, 22 फरवरी 1948 में, फरवरी 1948 में प्रारूप समिति या फिर मसूदा समिति को अम्बेडकर द्वारा, किसके द्वारा, BR अम्बेडकर द्वारा क्या किया गया, प्रकाशित किया गया। कब, फरवरी 1948 में। इतनी बात क्लियर है। तो अभी तक हमने क्या जाना कि आज़ाद हुआ, आज़ादी के ठीक 14 दिन बाद BR अम्बेडकर ने प्रारूप तैयार कर लिया, ठीक है, संविधान का। फिर 30 अगस्त 1947 को पहली मीटिंग होती है जिसमें BR अम्बेडकर को अध्यक्ष बना दिया जाता है। साथ ही साथ BR अम्बेडकर को प्रारूप समिति को मसूदा समिति भी कहा जाता है, ठीक है। और इसको जो प्रकाशित किया था वो किसने किया था, BR अम्बेडकर। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है BR अम्बेडकर, है ना, BR ही लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। BR अम्बेडकर ने इसको प्रकाशित किया कब, फरवरी 1948 में। इतनी बात क्लियर है। अगर इतनी बात क्लियर है तो थोड़ी सी चीज़ें और जान लेते हैं और आप क्वेश्चन के आंसर तक खुद अपने आप ही पहुंच जाएंगे। देखो जरा, अब हम बात करते हैं प्रारूप समिति। हाँ, अब देखो, अब बात करेंगे हम प्रारूप समिति की। प्रारूप समिति में टोटल जो सदस्य थे, ये पूछा जाता है कई बार कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। तो याद रखना आप, प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। टोटल कितने मेंबर थे, 7 मेंबर थे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, पहले देखो याद करने का तरीका ही बता देता हूँ मैं आपको। BAN, ठीक है। बैन याद रखना, पहले क्या याद रखेंगे, बैन। बैन से क्या हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। देखो ये तो वैसे भी याद रहेगा आपको क्योंकि अध्यक्ष थे, तो उनका नाम तो वैसे भी याद ही रहेगा, ठीक है। अलादी कृष्णा स्वामी, ये से क्या हो जाएगा, अलादी, ये L है ना, कंफ्यूज मत होना, वैसे लिख देता हूँ मैं, चलो, अलादी कृष्णा स्वामी, है ना, अलादी कृष्णा स्वामी, ठीक है। N से क्या हो जाएगा आप लोगों का, N गोपाल स्वामी। ये 3 नाम आपको मेरे हिसाब से याद हो जाएंगे। बैन याद रखना, बैन, ठीक है ना। बैन से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से, BR अम्बेडकर, अलादी कृष्णा स्वामी और N गोपाल स्वामी। बात क्लियर है ना, ठीक है। अब देखो और अन्य 4 नाम कौन कौन से थे, उनको याद करने की ट्रिक क्या होगी अपने पास। देखो हम ऐसे लिख लेते हैं, खेत पर गए, मुंशी जी अपने मित्र सादुल्ला के साथ कहाँ गए, खेत पर गए। देखो मुंशी से क्या हो जाएगा हमारे पास, KM मुंशी, क्या हो जाएगा, KM
KM मुंशी भी कौन थे इसके मेंबर थे। मित्र से क्या हो जाएगा आपका BL मित्तर, BL मित्तर, BL मित्तर। सादुल्ला से क्या हो जाएगा मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, खेत से क्या हो जाएगा तो आपका हो जाएगा DP खेतान, DP खेतान। तो मैं उम्मीद करता हूं अगर आप लोग ऐसे थोड़ा सा देख लेंगे और पढ़ लेंगे तो सातों के साथ मेंबर आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। मेरे हिसाब से मैंने सारी चीज़ें बता दी है। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन के आंसर की ओर, जरा देख लें क्या। ऑप्शन ए की ओर चलते हैं तो दे रखा है बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव, शॉर्ट में बोले तो BN राव है। ये कौन है हमारे BN राव। देखो BN राव की हमने कहीं बात की 7 मेंबर में, तो आप लोग कहेंगे कहीं भी बात नहीं की। और अगर हम बात करते हैं ऑप्शन 2 की, तो ऑप्शन 2 में आपको क्या दिया गया है गोपाल स्वामी, क्या गोपाल स्वामी। तो गोपाल स्वामी हमारे पास कहाँ पर है, ये रहे N गोपाल स्वामी, तो ये तो मेंबर थे, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। तीसरे की ओर चलते हैं, उसने कहा कि कौन से मेंबर नहीं थे ये पूछे हैं। ठीक है, तो मोहम्मद सादुल्ला, हमने मोहम्मद सादुल्ला के बारे में भी चर्चा कर ली, मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, अपने मित्र सादुल्ला के साथ गए थे मुंशी जी, है ना। और अब बात करेंगे बिहार, अच्छा एक मिनट, DP खेतान, तो DP खेतान भी हमने लिख लिया। तो आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा BN राव या फिर बेनेगल नरसिंह राव, ऑप्शन ए आंसर इसका हो जाएगा। बात क्लियर है। तो इस क्वेश्चन से मैंने बहुत डिटेल में जानकारी आप लोगों को बता दी, जिससे क्या हो कभी क्वेश्चन आता है तो आपसे नहीं छूटेगा। इंपॉर्टेंट था तो इसलिए इसको थोड़ा सा ज़्यादा खींच लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलेंगे ना क्वेश्चन, अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य की पहचान करें। तो देखो राज्य की बात की है सबसे अधिक आबादी वाला, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा क्या, महाराष्ट्र का ठाणे, महाराष्ट्र का ठाणे। ये क्या है आपका सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। अब देखो आपने ये तो जान लिया कि सबसे अधिक आबादी वाला, सबसे कम आबादी वाला भी तो पूछ सकते हैं आपसे। तो सबसे कम आबादी वाला राज्य जिला कौन सा होगा, तो जिले की बात कर रहे हैं तो अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी जिला, कौन सा दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी जिला क्या होगा सबसे कम आबादी वाला जिला होगा। बात क्लियर है। साथ ही साथ अगर हम बात करें लिंगानुपात की, तो पांडुचेरी के माहे जिले में, कौन से में, माहे जिले में, पांडुचेरी के माहे जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है। लिंगानुपात कितना है मैं बता देता हूँ, 1000 मेल पर 1173 फीमेल हैं, 1076 फीमेल है, 3 और बढ़ा लो, 1011 मेल पर 1176 फीमेल है, किसमें, पांडुचेरी के माहे जिले में, याद रखिएगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं सबसे कम लिंगानुपात किस जिले में है, तो हम बात करेंगे तो दमन जिले में, किसमें, दमन जिले में। कितना है, 1000 मेल पर 533 फीमेल है, 533 फीमेल है। क्या बात क्लियर है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र का ठाणे आपसे पूछा था कि सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश दूसरे स्थान पर है। तो देखो कह रहा है कि या तो राज्य या फिर यूटी, किसी में से भी बता दो कि जो दूसरे स्थान पर है। तो बताइए कि कौन सा हो सकता है। तो देखो अगर हम बात करते हैं 2011 के अनुसार, 2011 सेंसस या फिर 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो केरला सबसे अधिक शिक्षित राज्य है। ठीक है, लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, कितनी है कि बता सकते हैं आप लोग, 94%। लिटरेसी रेट जो है केरल में 94% है। इसके बाद जो आ जाता है आपका कौन सा आता है, लक्षद्वीप आ जाता है, लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप आ जाता है। लक्षद्वीप में कितनी है कि 91.8% लिटरेसी रेट है।
ठीक है। अगर नंबर 3 की बात करेंगे अगर हम, तो 3 नंबर आ जाएगा आपका कौन सा, मिजोरम। कौन सा, मिजोरम। मिजोरम राज्य। मिजोरम में लिटरेसी रेट है कितना है, 91.3% आपका लिटरेसी रेट है। तो ये 3 आप याद रख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे कम लिटरेसी रेट की, तो आप लोग कह सकते हैं बिहार राज्य में सबसे कम लिटरेसी रेट है, अप्रॉक्स 60%। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से बिलो 60% है, अप्रॉक्स 60% लिटरेसी रेट है। कहाँ का, बिहार का। अगर हम पूरे भारत की बात करते हैं लिटरेसी रेट की, इंडिया की अगर हम बात करते हैं, तो इंडिया का लिटरेसी रेट कितना है, 74.004%। ये इंडिया का पूरे का लिटरेसी रेट है। तो बात क्लियर हो गई। तो अब आ जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश दूसरे स्थान पर है, साक्षरता दर। हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, लक्षद्वीप हो जाएगा, क्योंकि दूसरे स्थान पर कौन सा है, ये है। तो बात क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 से हमें, क्वेश्चन नंबर 4 था ना, क्वेश्चन नंबर 4 से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, किस राज्य ने 2022-23 में संतोष ट्रॉफी जीती है। तो देखो संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी सबसे पहले तो किससे रिलेटेड है, तो संतोष ट्रॉफी याद रखना किससे, फुटबॉल से रिलेटेड है। फुटबॉल से, किससे, फुटबॉल से। अब देखो फुटबॉल ये कौन से वाला है, संतोष ट्रॉफी, ये भारत के राज्य में खेला जाता है। मतलब कि भारत के जो राज्य हैं वो एक दूसरे स्टेट के साथ खेलते हैं, ठीक है ना, संतोष ट्रॉफी को। तो इसमें जो विनर रहा है, विनर कौन सा स्टेट रहा है, विनर जो रहा है आपका, विनर की बात करें तो केरला रहा है। केरला जीता है, वन लिख लो, केरला, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है, केरल जीता है, ठीक है। प्लांट, देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, गामा कप एक विशेष अंग है जो कि किस पौधे को क्लोन लॉफ स्प्रिंग पैदा करता है। देखो क्लोन लॉफ स्प्रिंग का मतलब क्या है यहाँ पर, देखो गामा कप एक विशेष अंग है। सबसे पहले तो इसको जान लेते हैं, विशेष अंग क्या है। कह रहा है कि एक विशेष अंग है जो पौधों में पाया जाता है जिससे असेक्सुअल प्रोडक्शन हो सकता है। असेक्सुअल प्रोडक्शन का मतलब देखो, जैसे ह्यूमन बीइंग के लिए क्या चाहिए होता है, मेल फीमेल चाहिए होता है जब प्रोडक्शन होती है ये, ठीक है। लेकिन अगर हम पौधे की बात करेंगे तो पौधे के केस में ऐसा नहीं होता, वो खुद से ही कर सकते हैं। एक पौधा दूसरे पौधे को जन्म दे देता है एक तरह से, है ना। तो उसमें कौन सा ऑर्गन पाया जाता है ये पूछा गया है। तो कौन सा आंसर आपका हो जाएगा, बी, मार्चेंटिया पॉलीमॉर्फिया। तो इसमें आंसर आप लोगों का हो जाएगा सेकंड, आपका आंसर हो जाएगा मार्चेंटिया पॉलीमॉर्फा, आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया था। तो देखो हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई पुस्तकें मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक बार, फिर उसके बाद आप लोग खुद आंसर तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो देखो हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई कौन कौन सी पुस्तकें हैं, रत्नावली, ठीक है, नागांध। तो ये 3 पुस्तकें हैं किसकी, हर्षवर्धन की, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागांध। तो देख लो अब ऑप्शन में कि कौन सी पूछी, देखो प्रियदर्शिका, तो प्रियदर्शिका हमने यहाँ पर लिखा है, तो इनके द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, प्रियदर्शिका। बात क्लियर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक रूप से श्रमिकों के बीच आय की असमानता में क्या योगदान देता है। देखो आय की असमानताओं में क्या योगदान देता है। तो ऑप्शन की ओर चलो, सीधा ऑप्शन से इसको समझ आ जाएगा। धन का समान वितरण, भाई देखो धन का समान वितरण कैसे हो सकता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच, श्रमिकों के बीच नहीं होगा, ये तो आंसर नहीं हो सकता। लिंग, उम्र लिंग के अनुपात, अनुभव के आधार पर भी नहीं होगा। नौकरी की सुरक्षा भी नहीं होगा। तो आंसर जो होगा आपका इसमें क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, सभी श्रमिकों के लिए गारंटीकृत लाभ। गारंटीकृत लाभ का मतलब क्या है, यहाँ पर रिटायरमेंट से है, रिटायरमेंट में दी जाने वाली पूंजी से है। बात क्लियर है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, आंसर होगा 4th।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे। इन जनरल, देखो इन जनरल द अर्बन पुअर, इन जनरल कह रहा है कि सामान्य शहरी गरीब कौन है, सामान्यतः शहरी गरीब कौन है। तो गरीब कौन है, देखो ऑप्शन ए को थोड़ा सा यहाँ पर ठीक कर लेना, ये थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन ए की, तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, माइग्रेट फ्रॉम द डिफरेंट अर्बन एरियाज एम्प्लॉयमेंट, इसमें ऐड कर लेना बस एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और यही आपका आंसर हो जाएगा। रोजगार की तलाश में कर रहे पलायन को ही हम क्या कहते हैं, गरीब की श्रेणी में रखते हैं। जैसे ऑप्शन 2 की ओर चलते हैं, तो ऑप्शन 2 में देखना, अच्छी तरह से शिक्षित विभिन्न शहरी में क्षेत्रों में प्रवास करते लोग, तो ये तो गरीब नहीं कहलाएंगे। अगर तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं, विभिन्न शहरी क्षेत्रों में प्रवास करें, विभिन्न शहरी क्षेत्रों से प्रवास करें, तो ये भी नहीं होगा। आर्थिक रूप से मजबूत, तो ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो ऑप्शन ए ही आपका आंसर हो जाएगा। जो रोजगार की तलाश में कर रहे पलायन करते हैं जो लोग, उन्हें क्या कहते हैं, ये गरीब श्रेणी में आते हैं। बात के लिए बात करते हैं हम लोग, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट क्या दे रखी है आपको, अ प्रोड्यूसर कैन इंक्रीज देयर प्रॉफिट बाय मैक्सिमाइजिंग द प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट फॉर अ गिवन लेवल ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हिंदी में अगर बात करें इसकी, कह रहा है कि प्रोडक्शन को बढ़ा दिया जाए और कॉस्ट प्राइस को कम कर दिया जाए, उससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो पहला स्टेटमेंट तो ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट की बात करते हैं, अ प्रोड्यूसर कैन इंक्रीज देयर इट्स प्रॉफिट, कह रहा है अपने प्रॉफिट को बढ़ा दे और कॉस्ट प्राइस को कम कर दे। तो इसमें भी वही बात की गई है लगभग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन डी आप लोगों का आंसर होगा। तो इसी के साथ अपनी पूरी क्लास कंप्लीट होती है। 10 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ यू।